ठीक है। तो आज अपन करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज क्या होती है और उनका डेवलपमेंट कैसे करते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स। अब क्या, जो भी चीज़ अपने इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स। अपनी नीड्स क्या है, अपन को घर चाहिए। ठीक है, घर बनाना, उसके लिए क्या चाहिए, ईट चाहिए। ईट के लिए क्या चाहिए, रेती चाहिए। कहाँ से आती है, धरती से आती है, रिसोर्स से आती है, अर्थ से आती है। ठीक है, फर्नीचर बनाना है, लकड़ी चाहिए। कहाँ से आएगी, पेड़ पौधों से आएगी, पेड़ से आएगी। तो ये सब चीज़, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स। इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ें अपन को मिलती है, जिसको कि अपन क्या कर सकते हैं, नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसको ही क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मतलब अपने पास टेक्नोलॉजी हो उस चीज़ के पास जाने की। जैसे अपने पास लकड़ी काटने के लिए क्या है, मशीनें वगैरह है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या है, टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमिकली फिजिबल। ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या होनी चाहिए, इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ हीरे का पलंग बनाना है, बना सकते हैं क्या, इतने हीरे ही नहीं है दुनिया में। ठीक है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं गाय के सिंग हाथी के दांत, तो ये क्या होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। गाय अपने जैसे हिंदू धर्म में पूजनी होती, तो उससे रिलेटेड जैसे गाय का चमड़ा होता है वगैरह, इन सब चीज़ों को अपन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, वॉट इज रिसोर्स एक्सप्लेन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या, वॉट इज रिसोर्स एक्सप्लेन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ऊपर क्वेश्चन लिख देना, एक्सप्लेन द टर्म रिसोर्स। ठीक है, ये हो गई रिसोर्स की डेफिनेशन। अब एक डायग्राम दिख रहा है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये डायग्राम समझा था, तो देख, ह्यूमन बींग्स दिख रहे हैं इस डायग्राम में। ह्यूमन बींग्स क्या करता है, फिजिकल नेचर इन्वायरमेंट से, टेक्नोलॉजी दिख रही है एक, और क्या होता है, इंस्टीट्यूशन। इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं, कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स। इन्वायरमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, नेचर से अपन को क्या मिलती है, सारी चीज़ें नेचर से मिलती है। ठीक है, जैसे लकड़ी वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, वो सब। टेक्नोलॉजी के डे, टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी कौन बनाता है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। मशीनें वगैरह किसने बनाई, ह्यूमन बींग्स। इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन यानी कि वो सब चीज़ें हैं जो कि अपन क्या करते हैं, रिसोर्स का इस्तेमाल करके बनाते हैं। जैसे स्कूल बनाया, किसका इस्तेमाल करके बनाया, ईंट का इस्तेमाल करा, रेती का इस्तेमाल करा, सीमेंट का इस्तेमाल करा, वो सब किससे बनाया, रिसोर्स से बनाया। ठीक है, कौन बनाता है, ह्यूमन बींग्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे मैं तुमको ये लाइन दे दूंगा। ठीक है, ये लाइन दे दूंगा और इसके आगे लिख दूंगा एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन और इन्वर्टेड कोमा चालू करके लाइन दे दूंगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमंस। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ह्यूमन बींग्स एंड इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर से इंटरैक्ट करते हैं, किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और क्या बनाता है, इंस्टीट्यूशन बनाता है, टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम बाय मेनी। अब क्या तेरे को लगता है कि रिसोर्स क्या है, फ्री गिफ्ट है नेचर का। ठीक है, अपने पास क्या है, रेती बहुत सारी है, तो क्या बेझिझक इस्तेमाल करते रहे रेती, नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, रिसोर्स क्या है, फ्री गिफ्ट नहीं है। दे आर नॉट, रिसोर्स क्या होती है, खत्म भी हो सकती है। जैसे पेट्रोल अब क्या है, बहुत बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल, अब क्या खत्म होने आ गया है। तो रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्स क्या होता है, फंक्शन नहीं इसका, ह्यूमन एक्टिविटीज का। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स खुद भी क्या है, एक रिसोर्स का कंपोनेंट ही है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट। क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो मटेरियल अवेलेबल है उसको किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिसोर्स में। ठीक है, जैसे पेड़ से लकड़ी काटी, लकड़ी को काट के किस में बनाऊंगा, पलंग बनाऊंगा, सोफा बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इन्वायरमेंट से लेकर ट्रांसफॉर्म करा, एंड यूज देम, यूज करते रहता है फिर उसको रोज में। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अब यहाँ पे आता है, एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से बहुत सारे। पहली चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, ओरिजन के बेसिस पे, यानी कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ओरिजन मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई। बायोटिक एंड ए बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, ए बायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग।
ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे रिसोर्स क्या होती है, दो तरीके से क्लासिफाई होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक। फिर दूसरी चीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि खत्म होगी कि नहीं होगी। ठीक है। इसमें दो टाइप की होती है, एक होती है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देख रिन्यूएबल है मतलब जो रिसोर्स अपन वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हवा की बात करते हैं, हवा कभी खत्म होगी क्या दुनिया से, नहीं होगी। तो वो चीज़ किस में आती है, रिन्यूएबल में आती है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिसोर्सेज क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे अपन बात करते हैं पेट्रोल की, पेट्रोल क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, धरती में से निकलता है, जब तक निकलेगा तब तक ठीक है, नहीं तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगली चीज है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कौन उसको ओन करता है, उसका मालिक कौन है। ठीक है। बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब उसका मालिक कौन है। ठीक है। पहली चीज आती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अकेले आदमी की, जैसे अपना घर होता है, किसके नाम पे होता है, अपने अकेले के नाम पे। ठीक है। एक जने के नाम पे होगा ना खाली, इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। कम्युनिटी मतलब जो रिसोर्स क्या होती है, पूरे समाज को बिलोंग करती है। ठीक है। कम्युनिटी जैसे समाज की चीजें होती है ना सारी, जैसे गार्डन हो गया, गार्डन क्या पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ठीक है। नेशनल, नेशनल रिसोर्सेज मतलब जो पूरे देश को बिलोंग करती है। ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ इंडिया गेट, इंडिया गेट क्या मेरे अकेले का थोड़ी है क्या, न किसी समाज का, वो क्या पूरे देश का है। ठीक है। एंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब जो पूरी दुनिया को बिलोंग करती है। जैसे अपन बात करते हैं समुद्र की बात करते हैं, ठीक है, ओशंस की बात करते हैं, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि कोई अकेला देश उस पर कब्जा करके बैठा है। जैसे हवा की बात कर लेते हैं, चल हवा क्या है, किसी का अकेले का कब्जा थोड़ी है क्या, पूरी दुनिया उसको ले सकती है। जैसे ही रिसोर्सेज होती है, जैसे आइलैंड हो तो बहुत सारे हैं, तो क्या होती है पूरी दुनिया में कोई भी उसको ले सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब अगली चीज़ है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज कितनी डेवलप्ड हुई है। पहली चीज़ आती है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जिन रिसोर्सेज में पोटेंशियल है उनको डेवलप करने का, वो काबिल है कुछ बनाने के लिए। ठीक है। उन रिसोर्सेज अपन कुछ बना सकते हैं, पर अभी तक अपन ने क्या करा, उनका इस्तेमाल नहीं करा है। ठीक है। जैसे अपन पानी से बिजली बना सकते हैं, पर अभी तक पानी से बिजली बनाना सीखे क्या, नहीं सीखे। अगली चीज़ है डेवलप्ड। ठीक है। डेवलप मतलब जो जिसमें पोटेंशियल था अपन ने इसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। जैसे डैम्स बनाए अपन ने, डैम से क्या करते हैं अपन, बिजली बना रहे पानी की अच्छे से। अगली चीज है स्टॉक। स्टॉक मतलब जो पड़ी हुई है, ठीक है, जो स्टॉक में है, इसको अपन आगे देखेंगे क्या होती है, आगे आएंगे बहुत सारे। और रिजर्व, रिजर्व मतलब जो अपन ने रिजर्व करके रख रखी है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं बहुत सारे, ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो वापस बता देता हूँ, रिसोर्स के क्लासिफिकेशन दो टाइप में क्लासीफाई होती है। पहली होती है नेचुरल, दूसरी होती है ह्यूमन। डायग्राम में दिख रहा होगा। नेचुरल के अंदर आती है रिन्यूएबल, जिनको अपन वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, और आती है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। रिन्यूएबल के अंदर वापस आती है कंटिन्यूस और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूस मतलब जैसे कि जो हमेशा चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी, जैसे हवा, पानी, सन की रोशनी वगैरह। फिर आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर आती है नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, और फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल के अंदर वापस दो क्लासिफिकेशन होता है, क्या, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मतलब जिनको अपन वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कागज, गत्ते, ठीक है, इनको वापस रिसाइकल कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। मेटल्स होते हैं, लोहे को वापस पिघला के नया लोहा बना सकते हैं। ठीक है। फिर है फॉसिल फ्यूल, जो कि नॉन रिसाइकलेबल होते हैं, जिनको अपन रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे कि क्या होता है, पेट्रोल खत्म हो गया एक बार, वापस उसे बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। फिर ह्यूमन भी क्या होते हैं, रिसोर्सेज के टाइप में, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, और फिर दूसरी टाइप होती है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है। ये फिगर बढ़ा दिया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगले पेज पे चलते हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं कैसे करते हैं। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। लाइन दे दूंगा और लिख दूंगा एक्सप्लेन। तो ठीक है, इस ध्यान रखना, फिर इसके नीचे का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पहले लोग क्या मानते थे कि रिसोर्सेज तो क्या है, फ्री गिफ्ट है नेचर का। पर उसकी वजह से क्या हुआ, अब लोगों ने माना कि ये तो फ्री गिफ्ट है, तो ह्यूमन ने क्या करा, इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना देखे सोचे क्या करा, इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जैसे पेड़ थे बहुत सारे, लोगों ने क्या करा, धाम धीम पेड़ काटे। अब क्या हो गया, पेड़ की कमी हो गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। तो इसकी वजह से क्या हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। पहली प्रॉब्लम क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब क्या था, कुछ अमीर लोग हैं, ठीक है, उनको फैक्ट्री बनानी, उनको होटल बनानी, क्या करते हैं, पूरा पूरा जंगल काट देते हैं। तो क्या है, उनकी थोड़ी बहुत लालच के लिए क्या करते हैं, उनकी लालच को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो रहा है, रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेज खत्म हो रही है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अब क्या रिसोर्सेज क्या किसी कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही है। ठीक है।
जैसे अमीरों के हाथ में क्या है, पूरा लैंड है, तो डिवाइडिंग द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, अब क्या करता है वो सोसाइटी को दो भागों में बांट देता है क्या, एंड नोट्स ऑफ रिच और पुअर, अमीर और गरीब, दो हिस्सों में बांट देता है। अगला है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्या हुआ, बिना सोचे समझे अपन पेड़ वगैरह ये सब काट रहे हैं, तो क्या बहुत सारी क्राइसिस हो गई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती का टेम्परेचर बढ़ जाना। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगी, मतलब क्या हुई, ओजोन लेयर खराब हो गई, इससे अपन को क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या होती है, हानिकारक हो जाती है धरती पर। फिर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉल्यूशन हो रहा है, विंड एयर नॉइस पोल्यूशन सब हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन मतलब बंजर जमीन बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर ये एक्टिविटी है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगला है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल ग्लोबल पीस। इसीलिए क्या है इक्विटेबल, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, जरूरी है, ताकि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहे, सस्टेन रहे। सस्टेन मतलब आगे वाली जनरेशन के लिए भी बचा के रख सके अपन रिसोर्स। एंड ग्लोबल पीस, एंड पूरे दुनिया में शांति के लिए, ठीक है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपना प्लेनेट का फ्यूचर क्या है, डेंजर में। तो इसीलिए जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था ना पहले, रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वैसे ही एग्जाम आइडिया में मिल जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उसमें भी मिल जाएगा, पर एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। देयर फॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल, इसीलिए क्या है रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एसेंशियल है फॉर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पहले भी आया हुआ है बहुत सारा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। वापस पढ़ते हैं डेफिनेशन को, क्या वाला, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को डैमेज करे बिना, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब जैसे अपने पास क्या है, पेट्रोल है, अपन इस्तेमाल करे जा रहे हैं, अपन लगातार इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, पहली चीज क्या है, इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज होना चाहिए या डैमेज ही नहीं होना चाहिए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, अभी जो अपना डेवलपमेंट हो रहा है आने वाली जनरेशन के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अगली चीज है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, कब हुआ था, 1992। बाय चांस आ सकता है एमसीक्यू में, वरना नहीं आ सकता है। इन जून 1992, जून 1992 में क्या हुआ, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील, वहां पे ये सब लोग मिले थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। अब ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनेरियो में। कब हुई थी, 1992 में, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज है, क्या होती है, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो 1992। द समिट वॉज कन्वेड, सबमिट किस लिए करी थी, फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की अर्जेंट प्रॉब्लम्स के लिए, एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल। द असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सब उन्होंने साइन करा था। द रियो कन्वर्सन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्ट एजेंडा 21। क्या है, कौन सा एजेंडा अडॉप्ट करा था, एजेंडा 21, ध्यान रखना, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। अब एजेंडा 21 देखते हैं, एजेंडा 21 क्या कहता है, इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992, ठीक है। किसने साइन करी थी, वर्ल्ड लीडर्स ने, बहुत सारे देश होते हैं। एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNCED, ध्यान रखना फुल फॉर्म, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, क्या कहते हैं, UNCED, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, विच टूक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। अब इसका एम क्या है, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या करना है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि पूरी दुनिया में क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, इसका क्या है, गोल है। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज को कम करना है,
पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करना है, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, डिजीज को भी कम करना है, किससे, ग्लोबल कोऑपरेशन से, एंड कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड थ्रो इट्स लोकल एजेंडा 21। एक और मेन एजेंडा क्या है कि हर गवर्नमेंट उसका खुद का लोकल एजेंडा 21 करे, जैसे अलग अलग कंट्रीज है उनके खुद के अलग अलग कंट्रीज के एजेंडा 21 हो। अगली चीज है रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग क्या है, एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है फॉर जुडिशियस, जुडिशियस मतलब बिल्कुल सोचा समझा तरीके से यूज करना, जुडिशियस मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिना सोचे समझे यूज करना, जुडिशियस मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि वो क्या करे, सस्टेनेबल रहे, ठीक है, खराब नहीं हो, खत्म नहीं हो, इस तरीके से यूज करना। जैसे अपने पास बाल्टी में पानी भरा हुआ है, क्या करे, एक बार में पूरा पानी ढोल दिया तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अपन को पानी इस तरीके से इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे इस्तेमाल करना है, जैसे जब जरूरत पड़ रही है तब इस्तेमाल करना है। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, अब इंडिया में क्या इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंडिया के पास क्या डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, अब क्या कुछ रीजन है जो कि सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, रिच है, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। अब क्या है, कहीं पे क्या है रिसोर्सेज ज़्यादा है और कहीं पे क्या रिसोर्सेज कम है। जैसे हम बात कर लेते हैं साउथ इंडिया की, ठीक है, या फिर साउथ इंडिया में क्या होता है, पानी ज़्यादा है, उधर क्या करते हैं, चावल की खेती आराम से हो जाती है, उधर बारिश ज़्यादा आती है। पर नॉर्थ इंडिया जैसे राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में क्या रेगिस्तान है, पानी की कमी है, तो क्या होता है कुछ एरिया में रिसोर्स ज़्यादा है, कुछ एरिया में क्या है कोई रिसोर्स कम है। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब क्या कुछ रीजन है जिनके पास क्या भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज है, एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज, अब वहाँ और कुछ रीजन में क्या है शॉर्टेज है, कमी है, ठीक है, सम वाइटल रिसोर्सेज की। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट, अब इन सब स्टेट्स में क्या है मिनरल्स और कोल डिपॉजिट की क्या है भरपूर मात्रा, खाने हैं, बहुत सारी माइंस है, ठीक है। पर अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है पानी की रिसोर्सेज बहुत सारी है, पर किसकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इतना अच्छा नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी एंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, पर अपने राजस्थान में देख जैसे सोलर एनर्जी क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, धूप बहुत अच्छी पड़ती है, रेगिस्तानी इलाका है, गर्मी अच्छी है, और विंड एनर्जी भी ज़्यादा है, हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है। बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, पर किसकी कमी है, पानी की कमी है। तो एक एरिया में कोई रिसोर्स है पर दूसरे से एरिया में क्या है वही रिसोर्स नहीं है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख का क्या है कोल्ड डेजर्ट, मतलब क्या रेगिस्तान ठंडा है वहाँ का, इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इट इज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, बट इज डेफिशिएंट इन वाटर, पर पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और सम वाइटल मिनरल्स की कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, इसी वजह से अपन को क्या करना पड़ता है, रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। प्लानिंग से चलना पड़ता है कि किस जगह कौन सी चीज़ है, किस जगह कौन सी चीज़ नहीं है, उस हिसाब से अपन को प्लान करना पड़ता है। तो आगे चलते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, इंपॉर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अब इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पहली चीज क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट पॉइंट क्या है आइडेंटिफिकेशन, पता करना है कि कहाँ पे रिसोर्सेज है, एड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, कहाँ से अपन रिसोर्स निकाल सकते हैं, इन्वेंट्री चाहिए अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों में पता करना है कि कहाँ पे रिसोर्सेज है, कहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, इसमें क्या होता है सर्वेइंग, सर्वे करते हैं ना अपन कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, मैपिंग, मैप बनाते हैं कि किस जगह से अपन निकाल सकते हैं, कौन सी लोकेशन है उसकी, एंड क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दोनों दोनों तरीके के एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और उस रिसोर्स को नापते हैं कि कितनी क्वांटिटी है उसकी, कैसा क्वालिटी है, ये सब चीज़। दूसरी चीज़ है जो अपन ने आइडेंटिफिकेशन करा, जहाँ पे अपन ने पता करा कि रिसोर्स है, उसके बाद अपन क्या करते हैं इवॉल्व अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, मतलब अपन ने प्लान कर लिया, ठीक है, अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया भाई इस जगह रिसोर्सेज है, फिर अपन क्या करते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हैं उससे, विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए अप्रोप्रिएट, स्किल, स्किल अब देख लोगों को काम करने ही नहीं आया तो फिर मतलब क्या है,
मैंने पेड़ काटना, पेड़ की आइडेंटिफिकेशन कर ली, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, मैं इनको काट सकता हूँ, पर लोगों को काम करने ही नहीं आया, उससे कारपेंटर ही नहीं आया लोगों को, उससे कुछ बनाने ही नहीं आया, तो उसका मतलब ही क्या है। फिर है इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इंस्टीट्यूशनल सेटअप यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह लगाना, ठीक है, बिना फैक्ट्री के तो काम चलेगा ही नहीं, तो फैक्ट्री लगाना है फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। थर्ड पॉइंट क्या है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, अब इस प्लान को किससे मैच करना है, नेशन के डेवलपमेंट के प्लान से, ठीक है, यूनी की खाली रिसोर्स में अकेला इस्तेमाल कर लो नहीं, पूरे नेशन के लिए काम आनी चाहिए। तो इंडिया हैज मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था ना, तब से ही इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया ने क्या करा है, कंसंट्रेटेड एफर्ट करे, मतलब यानी कि क्या, बहुत जोर दिया उस पर, रिसोर्स प्लानिंग पे। द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार, ठीक है, ये लाइन आई थी और इसके आगे लिख दिया एक्सप्लेन द टर्म, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन और इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया था द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। ठीक है, अब बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, बट दे आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, मतलब वहाँ पे क्या है, गरीबी है। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सम रीजन विच हैव अ पुअर रिसोर्स। अब उनके, और दूसरी तरीके से क्या है, जहाँ पे रीजन है जहाँ पे क्या है, रिसोर्स बहुत कम है, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप, मतलब वो क्या है, पॉश इलाके है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप है, जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह है, फैक्ट्रीज वगैरह है। इसका बैकवर्ड रीजन ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब लोग अपने यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, धंधा करने आए थे वो तो, उनको क्या दिखा ऐसा भारत में, उनको यहाँ पे रिसोर्सेज दिखी। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स। मेन क्या था, द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज, जिसकी मदद से क्या करा, उन्होंने रिसोर्स का इस्तेमाल करा। उनके पास टेक्नोलॉजी थी और अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो क्या करे, उनकी टेक्नोलॉजी लाए और अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करा, एंड स्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज, और इस तरीके से उन्होंने क्या करा, उनकी सुप्रीमेसी करी, मतलब उनका क्या हुआ, सुपीरियर बन गए वो। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development। मतलब क्या हुआ, रिसोर्सेज तभी कंट्रीब्यूट कर सकती है डेवलपमेंट में जब अपने पास क्या हो, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो उसको इस्तेमाल करने की, एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, ठीक है, और इसको एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस मतलब अपने पास फैक्ट्रीज वगैरह होनी चाहिए। इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, ये सब अपने इंडिया ने फेस करवाया जब कॉलोनीज आ रही थी, ब्रिटिशर्स अटैक कर रहे थे तब। Therefore, in India, development in general and resource development in particular, ठीक है, does not only involve the availability of resource, खाली रिसोर्स की अवेलेबिलिटी से ही डिपेंड नहीं होता है, बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकली भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, मतलब उस तरीके के लोग भी चाहिए जो काम कर सके, इन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। अगली चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दो चार टॉपिक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को बचाते कैसे है, तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट इरेशनल कंजप्शन, इरेशनल कंजप्शन मतलब बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना, एंड ओवर यूटिलाइजेशन और ज़्यादा इस्तेमाल करना, में लीड टू सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से क्या हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इंपॉर्टेंट। इन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्स कंजर्वेशन चाहिए। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स फॉर द पास्ट। ये किसका कंसर्न रहा है, लीडर्स और थिंकर्स, जैसे कि महात्मा गांधी। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन। उन्होंने क्या कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी, सबके लिए क्या है, बहुत है, ठीक है, सबकी जरूरतों के लिए बहुत नीड है, पर नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, मतलब क्या है, किसी की लालच के लिए नहीं है, मतलब क्या है, अपने पास इतनी रिसोर्सेस है जो सबको सेटिस्फाई कर सके, सबके काम आ सके, सबकी जरूरत पूरी कर सके, पर किसी की लालच पूरी करने के लिए इतनी रिसोर्सेस नहीं है। मतलब लालच में क्या होता है, इंसान अंधाधुन काम करता है, जैसे अपन का, जैसे कोई बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, उसने क्या फैक्ट्री डालनी है उसको, तो उसने क्या कर दिया, अंधाधुन पेड़ काट दिया, पूरा जंगल साफ कर दिया, ठीक है। आइए, यही अगर नॉर्मल आदमी करता तो वो क्या करता, आधा पेड़ काटता, टहनी काट के ले जाता, सबकी नीड्स क्या होती, धीरे धीरे पूरी होती, पर उसने क्या कर दिया, एक ही बार में पूरा जंगल साफ कर दिया।
इस तरीके से क्या उसकी लालच सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, लोगों की नीड सेटिस्फाई करने के लिए। भाई कम लोग है, किसी को चाहिए तो थोड़ी टहनी काट के ले जा रहा है, कोई अगला दिन आके काट के ले जा रहा है दूसरे पेड़ से। इस तरीके से हर जने की नीड तो सेटिस्फाई हो सकती है, पर किसी की लालच सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। He plays the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology. क्या था? लालची और सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? एक्सप्लोइटेशन करना, मतलब खत्म कर देना। एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन, इसी को क्या बताया था उन्होंने? रूट कॉज बताया था किसका? रिसोर्स डिप्लीशन का। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, क्या था? मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट है। एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, क्या था? मास प्रोडक्शन नहीं करना है, क्या है? बड़ी क्वांटिटी में नहीं प्रोडक्ट करना, प्रोडक्शन बाय द मासेस करना, मतलब मासेस के लिए प्रोडक्शन करना है, ठीक है? सब लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है आपको। At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेते हैं। सब्सिक्वेंटली 1974 में क्या हुआ था? गांधी फिलोसफी, गांधी जी की फिलोसफी वॉज वन अगेंस्ट प्रेजेंटेड बाय स्क्यूमेकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसने इस बुक में क्या करा था? गांधी जी की फिलोसफी को लिखा था। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वॉज मेड बाय द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। क्या हुआ था? रिसोर्स कंजर्वेशन का ये जो भी था ग्लोबल लेवल पे, इस रिपोर्ट ने बनाया था। कौन सी? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसने क्या करा था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था। एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, और इसको क्या बताया था? कि इसको एक तरीका बताया था रिसोर्स कंजर्वेशन का, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future, ठीक है? Another significant contribution was made इन द अर्थ सबमिट रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है? यहाँ तक हुआ पार्ट 1। अगले पार्ट में करेंगे लैंड रिसोर्सेस, ठीक है? पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ लिया था, पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ लिया था। पार्ट 2 पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेस से। तो लैंड रिसोर्सेज क्या थी? यानी कि जमीन की रिसोर्सेज, जो जमीन से जुड़ी हुई रिसोर्सेज है वो सब। तब वी लिव ऑन लैंड, अपन लेते हैं कहाँ पे? लैंड पे। वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड, अपन खेती वगैरह कहाँ पे करते हैं? लैंड पे। एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, और क्या करते हैं? उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। क्या होती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ें कहाँ से आती है? लैंड से आती है। पेड़ कहाँ पे उगते हैं? लैंड पे। खेती कहाँ पे करते हैं? ठीक है, ये सब कहाँ पे करते हैं? अपन लैंड पे करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? अपन को लैंड से आती है। लोग रहते हैं कहाँ पे? लैंड पे। तो सब चीज़ें, मेन चीज़ क्या है? लैंड है। तो इट सपोज नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन सपोर्ट करता है। फॉरेस्ट वगैरह उगते हैं। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर सब लैंड पे रहते हैं। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमंस भी लैंड पे रहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी किस पे होती है? लैंड पे होती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सब कहाँ पे होता है? लैंड पे। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, पर एसेट क्या है? फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मतलब लिमिटेड जगह तक ही लैंड है। अब क्या होगी? पहाड़ पे कर सकते क्या खेती? नहीं कर सकते। लैंड क्या होता है? लिमिटेड होता है। मतलब लैंड क्या है? जो सही जगह है जहाँ पे अपन सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये क्या? लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि हर जगह का जहाँ पे बंजर जमीन होगी वहाँ पे खेती कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो देयर फॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड्स फॉर वेरियस पर्पज विद केयरफुल प्लानिंग। तो क्या करनी चाहिए? केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए। तो इंडिया इज लैंड, अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। क्या है? प्लेन्स कितने हैं? 43%। माउंटेन्स कितने हैं? 30%। प्लेटूज कितने हैं? 27%। याद रखना इसको। इंडिया इज लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, ठीक है? बहुत सारे रिलीफ फीचर्स के अंदर लैंड आता है। पहले है माउंटेन्स, दूसरा है प्लेटूज, तीसरा है प्लेन्स, और चौथा क्या है? आइलैंड, ठीक है? माउंटेन्स तो पता होगा, पहाड़। प्लेटूज भी पता होगा, क्या होता है? ऊंची जगह। प्लेन्स और आइलैंड्स, आइलैंड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे टापू। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। 43% लैंड एरिया क्या है? प्लेन, मतलब समतल जमीन, ठीक है? विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे अपन खेती कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। माउंटेन कितना है? 30% है। किसका? पूरे देश का। एंड इंश्योर पेरिनियल, पेरिनियल मतलब जो साल भर बहती रहती है, ठीक है? पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, कुछ नदियाँ होती है ना साल भर बहती रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिनियल, ठीक है? प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, टूरिज्म मतलब घूमने फिरने के लिए। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होते हैं। अबाउट 20% ऑफ द
एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेटू, प्लेटू रीजन से, ठीक है। इट वजह से रिच रिजर्व्स फॉर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, प्लेटूज में मिलते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड को अपन इस्तेमाल कैसे करते हैं। द लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। क्या होता है, पहला फॉरेस्ट जंगल, ठीक है। दूसरी चीज़ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं, जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलता है, बैरन और वेस्ट लैंड यानी कि बंजर जमीन। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस माने कि बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, जो बंजर जमीन होती है जहाँ पे हम खेती नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड, जो कि क्या था, दूसरा अनकल्टिवेटेड लैंड जहाँ पे अपन खेती नहीं कर रहे हैं पर वहाँ पे क्या करता है, खेती हो सकती है। तो क्या होता है, परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, देखा ना, जहाँ पे गाय भैंसे चढ़ती है, ठीक है, जहाँ पे चारा वगैरह उग जाता है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट्स ऑन एरिया, कुछ जंगली कांटे वाले पौधे उग जाते हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, ये आ सकते हैं वहाँ एमसीक्यू में, ध्यान रखना। फोर्थ है फेलो लैंड्स। फेलो लैंड्स में क्या होता है, करंट फेलो यानी कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, जिसपे एक या एक से कम साल के अंदर अंदर अपन ने खेती नहीं करी है। फेलो लैंड्स के टाइप आ सकता है, ध्यान रखना, 1 नंबर या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेलो लैंड्स, ठीक है। दूसरा होता है, एक तो बता दिया करंट फेलो, ठीक है। दूसरा होता है अदर देन करंट फेलो। करंट फेलो के अंदर अलग अलावा कौन सा होता है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, ठीक है, जिसपे 1 से 5 साल तक खेती नहीं करी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट, नेट सोन एरिया क्या होता है, डेफिनेशन आती है बहुत बार। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। नेट सोन एरिया क्या होता है, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड, मतलब वो हिस्सा लैंड का जहाँ पे क्या होता है, क्रॉप्स को सोन मतलब क्या होता है, बीज बोते हैं, हार्वेस्टेड मतलब जो फसल उगती है उसको वापस हार्वेस्ट करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। तो डेफिनेशन बोर्ड्स में आ सकती है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है और नेट सोन एरिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट। अगली चीज है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर्स, क्या होता है फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि टोपोग्राफी, ठीक है, टोपोग्राफी क्या है उसकी, क्लाइमेट क्या है, सॉइल टाइप्स क्या है, ठीक है, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन कितनी उस लैंड पे है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, उस पर अपन टेक्नोलॉजी कितनी लगा सकते हैं, कल्चरल एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर कौन सा लैंड कौन सा है, करंट फैलो कौन सा है, नेट्स ऑन एरिया कितना है, ये सब चीज़। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कितना है जोग्राफिकल एरिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, अपने पास डेटा कितने का है, 93% लैंड का ही है, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुल्ली, क्योंकि अपने पास क्या हुआ, इतना स्टडी नहीं हुई है उनकी। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, चाइना है ऑल्सो नॉट बीन सबवेड, ठीक है। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज, परमानेंट पेस्चर के जो लैंड है वो भी क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो पेस्चर मतलब जहाँ पे गाय भैंसे चढ़ती है, ठीक है। हाउएवर हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन, अब अपने देश में क्या है, गाय भैंसे तो बहुत ज़्यादा है, तो उनको खाना कहाँ से खिलाए, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, और इसके क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी, अब क्या जो फेलो लैंड्स जो इस्तेमाल नहीं हो रहे उनकी क्या क्वालिटी पुअर है, या फिर वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है, हाई है, बहुत हाई है, ठीक है, वहाँ पे अपन को खेती करना क्या बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो हैंस दिस लैंड्स आर कल्टीवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से 3 साल में एक बार खेती उगाते हैं। इफ दिस आर इंक्लूडेड इन द नेट्स ऑन एरिया द परसेंटेज ऑफ एनएसए यानी कि नेट्स ऑन एरिया कितना बढ़ जाएगा, 54%। द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अब हर स्टेट का नेट्स ऑन एरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब, मतलब पंजाब में क्या होता है, 80% जगह क्या होती है, 80% जमीन पे क्या होती है, खेती होती है, जबकि हरियाणा में क्या है, 10% से कम जगह पे क्या होती है, खेती होती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया।
एज इट वॉज आउटलाइन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या कहता है कि फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी नहीं होगा, बारिश नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं जनरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये सब चीज़ें इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स विल लिव ऑन द fringes of this forest depend upon it. Part of land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. ठीक है, इस तरीके का छोटा सा हिस्सा लैंड का क्या करते हैं, वेस्ट लैंड या फिर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए दे देते हैं। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, अब जहाँ पे क्या होती है, चट्टानें होती है, ठीक है, एरिड यानी कि बंजर वगैरह, डेजर्ट एरियाज, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स होते हैं, रोड्स होते हैं, रेलवेज होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं, ये सब किस में आते हैं, वेस्ट लैंड में या फिर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है, ज़्यादातर इस्तेमाल करते रहे विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व। अब उसको कंजर्व नहीं कर रहे अपन, हर जगह नई सड़क बना रहे, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो क्या होगा, हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अपन के खेती करते थे, उस जमीन पे मैंने घर बना दिया, तो क्या वो जमीन तो खराब होगी ना, तो दस इन टर्न हैज सम सीरियस रिपरकशंस। अब इसके क्या हुए, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, उसके कंजर्वेशन के क्या मेजर है। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड वील हैव टू डू सो विद फ्यूचर जनरेशंस टू। अपन ने क्या करा, अपन के परदादा से ज़मीन ली थी और अपन क्या करेंगे, अपने आने वाली जनरेशन को ज़मीनें देंगे। 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। देख, खाना कहाँ से आता है, लैंड से आता है, फसल कहाँ उगती है, लैंड से, पेड़ कहाँ उगते हैं, लैंड पे उगते हैं, तो सब चीज़ें खाने की कहाँ से आती है, लैंड से आती है। शेल्टर, लकड़ी बनाता है, ईंट बनाता है, ईंटें वगैरह ये सब कहाँ से आती है, ज़मीन में से ही आती है ना। ईंट बनाते हैं, उसके लिए रेती चाहिए होती है, कंकड़ चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होती है। क्लोथिंग, रुई कहाँ पे उगती है, लैंड पे उगती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. Some human activities such as deforestation यानी कि जंगल को काटना, overgrazing यानी कि गाय भैंसों को ज़्यादा चरा देना, माइनिंग होती है ना, खाने खोद देते हैं, वो क्या होती है, जगह ही खराब हो जाती है, अंदर से खोखली हो जाती है जगह। एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग साइट्स आर एबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन, अब उन्होंने क्या करा, अंदर से सारा निकाल दिया जो भी मटेरियल था माइनिंग का, काम का, फिर उस साइट को क्या कर दिया, अपन ने छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो वर्क इज कंप्लीट लिविंग डीप स्कैट्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्निंग। अब अपन ने क्या कर दिया, अंदर की इतनी सारी जमीन छोड़ दी खोखली करके, वो क्या करते हैं, उस जमीन को खराब कर देते हैं। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग। अब माइनिंग की वजह से क्या हुआ, उस लैंड की वैल्यू कम हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है, डिफोरेस्टेशन हो जाता है, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओवर ग्रेजिंग यानी कि गाय भैंसों को ज़्यादा खिलाना इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ओवर इरीगेशन, अब उधर क्या होता है, ज़्यादा पानी पिला देते हैं, ठीक है, ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं खेत की, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉजिंग। ठीक है, क्या होता है, वाटर लॉजिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। सैलिनिटी यानी कि सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी यानी कि बेसिक नेचर बढ़ जाता है, ठीक है, बेसिक नेचर होता है, एक तो होता है एसिडिक नेचर, एक होता है बेसिक नेचर, तो सोइल का बेसिक नेचर बढ़ जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री। ठीक है, ये सब होता है ना, लाइमस्टोन होता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, कैल्साइट होता है, सोपस्टोन होता है सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए, एंड जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोसफियर। अब इन सब की घिसाई वगैरह होती है, देखा होगा मार्बल वगैरह की घिसाई होती है, तो क्या था, बहुत सारा पाउडर उड़ता है हवा में, ठीक है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल एंड आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। अब ये सब उड़ के कहाँ पे जाता है, लैंड पे बैठ जाते हैं, तो क्या करता है, पानी को इफेक्ट करता है। पानी क्या होता है, बिल्कुल इनफिल्ट्रेट होता है, मतलब पानी के अंदर गंदगी मिल जाती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है, जो इंडस्ट्री के केमिकल्स निकलते हैं, एज वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड। अब इसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स भी है। पहली चीज़ है अफॉरेस्टेशन, यानी कि पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, जैसे जंगल काटे वहाँ पे वापस पेड़ लगाओ। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का भी प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, अब क्या होता है, अलग अलग पौधे लगा दो, ठीक है, शेल्टर बना दो। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, ठीक है। अब सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, मिट्टी के टीले, उनको कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, कांटे वाले पौधे लगा के।
आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड को प्रॉपरली मैनेज करना। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज तो करो पर कैसे, कंट्रोल करके, ठीक है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, जो इंडस्ट्री के केमिकल निकले उनको क्या करना है, सही जगह पे डिस्चार्ज करना है। एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज। ठीक है, ये हुआ लैंड के बारे में। अगली चीज है सॉइल। सॉइल क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। पेड़ पौधे कहाँ पे उगते हैं, मिट्टी में, ठीक है। मिट्टी नहीं होगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे उगेंगे ही नहीं। सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट करती है, ठीक है, जैसे कीड़े मकोड़े वगैरह। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल को लिविंग सिस्टम क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर सब लिविंग चीजें उगती है, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, कीड़े मकोड़े उगते हैं, सब चीजें उगती है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, करोड़ों साल लगते हैं। क्यों लगता है, क्योंकि क्या होता है, पत्थर होता है, पत्थर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो टूट टूट के एक एक कण टूटता है उनका, क्या होता है, एक एक कण, छोटा छोटा कण टूटता है उनका, वो किस में बनता है, मिट्टी में बनता है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल टूट के बड़े बड़े पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल टूट के किसमें बनते हैं, मिट्टी में बनते हैं। तो रिलीफ, पैटर्न रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सब क्या होता है, सॉइल के फॉर्मेशन में काम होता है। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर्स, ठीक है, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होना, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड और ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में काम आता है, ध्यान रखना है सब। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द, डायग्राम देखते थे, सबसे पहले क्या आती है, टॉप सॉइल आती है, फिर क्या आती है, सब सॉइल आती है, ठीक है, जहाँ पे रॉक सैंड और सिल्ट क्ले होती है। जहाँ पे टॉप सॉइल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह रखते हैं। फिर क्या आते हैं, सब सब स्ट्रेटम, ठीक है, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। लास्ट में आता है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। नीचे क्या आता है, चट्टाने वगैरह। सोइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सोइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यानी कि ह्यूमस होता है, एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अब ध्यान रखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन सी होती है, ठीक है, कितनी है, ये अलग अलग टाइप की सॉइल है, बस ये सॉइल के बाद खत्म है। तो सबसे पहली चीज आती है सॉइल की, क्या, इंडिया इज वेरियस रिलीफ फीचर्स लैंडफॉर्म्स। सबसे पहली आती है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या होती है, मोस्ट वाइडली। अब यहाँ पे हर तरह के सॉइल के फीचर्स याद होने चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। सब तरीके की सॉइल क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, फीचर्स भी याद होने चाहिए, कहाँ पे होती है ये भी याद होना चाहिए। तो दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। फर्स्ट पॉइंट बन गया इसका, कहाँ पे, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होती है, एल्यूवियल सॉइल ही होती है, ठीक है। दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाय तीन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम की वजह से डिपॉजिट होती है। कौन कौन सी, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये बन गया अपना क्या, सेकंड पॉइंट, ठीक है। दिस सेल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। राजस्थान और गुजरात में भी होते हैं। एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलर इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। ये बन गया अपना थर्ड सॉरी। अब मेन पॉइंट्स यहाँ से, ठीक है, ये 3 पॉइंट तो लिखे नहीं लिखे, ऊपर के 2 लिख देना, जरूरी नहीं है इतना, ठीक है। मेन पॉइंट्स यहाँ से, इसके फीचर्स क्या क्या है वो तो अपन बता रहे थे कि कहाँ मिलती है, अब फीचर्स बताने अपन को। तो एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। क्या होता है, अलग अलग प्रोपोर्शन होता है किसके, सैंड, सिल्ट और क्ले के। As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. अब अपन क्या होता है, as we move inward towards the river valleys, रिवर वैली में जैसे अपन अंदर घुसते रहते हैं, ठीक है, मतलब अंदर जाते हैं, थोड़ा डीप में जाते हैं, तो क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स क्या होता है, बड़े होता है, किसमें, साइज में, ठीक है। ये बन गया सेकंड पॉइंट। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली दैट इज नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द सोल स्लोप, द सोइल्स आर कोर्स। कोर्स मतलब क्या होता है, कट्टे होते हैं, ठीक है, कड़क, ठीक है। सच सोइल्स आर कॉमन इन प्रीडोमिनेंट प्लेन्स सच एज डूरास, चाओस एंड तेराई, ठीक है। ये बन गए 3 पॉइंट और। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स और कंपोनेंट, सोइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर
एज, अब उनकी एज के बेसिस पे भी डिस्क्राइब करते हैं। मोस्ट फेमस क्वेश्चंस बोर्ड वालों को बहुत पसंद है, कौन सा? खादर और बागर, ठीक है, बंगर, जो भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एज सोइल्स, एल्यूवियल सोइल क्या होती है? दो टाइप में क्लासीफाई होती है, कौन सी? बांगर और खादर। बागर कौन सी होती है? पुरानी वाली, ओल्ड, ओल्ड, ठीक है। एंड न्यू एल्यूवियल सोइल, ठीक है, न्यू वाली कौन सी होती है? खादर। द बागर सोइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, इसमें क्या होता है? कंकर ज्यादा होता है, ठीक है, नोडुल देन द खादर। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद करना। पहला क्या? बांगर में क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन होता है, किसका? कंकर का। खादर में इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स, और इसके अंदर क्या होता है? फाइन पार्टिकल होते हैं, इज मोर फर्टाइल देन द बांगर। किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पॉइंट में खादर की बात कर रहे हैं। एल्यूवियल सोइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, मोस्टली दिस सोइल कंटेन एडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास। ये अगला पॉइंट बनेगा, किसका? एल्यूवियल सोइल का। क्या होता है? फर्टाइल होते हैं बहुत, ठीक है, खेती करने के लिए बहुत अच्छी होती है। क्या करता है? एडिकेट प्रोपोर्शन होता है, ये ध्यान रखना, फीचर्स में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। पोटाश होता है, फोस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, ठीक है, ये सब होता है। एक तो यहाँ तक पॉइंट बना देता हूँ, लाइम तक, ठीक है। अगला क्या है? इट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ, किसके लिए ग्रोथ के लिए अच्छा है? शुगर केन, गन्ना, पैडी, वीट, गेहूं एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। ये बना देंगे अगला पॉइंट। अपन जितने ज्यादा पॉइंट लिखेंगे आंसर में, उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलिबल सोइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, ये बना देंगे अगला पॉइंट। बस बहुत पॉइंट बनते हैं, ठीक है, 5-6 पॉइंट लिखना होता है, 7-8 लिखो तो बहुत अच्छा है 5 नंबर के क्वेश्चन में। अगली चीज है, सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन। जो सूखे इलाके होते हैं वहाँ पे क्या होती है? एल्कलाइन, यानी कि बेसिक ज़्यादा होती है। एंड कैन बी प्रोडक्टिव एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनको अपन क्या कर सकते हैं? प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के बाद अपन वापस खेती कर सकते हैं उन पे। अगला है ब्लैक सॉइल। अगला क्या है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ठीक है। तो दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, अब नाम से पता चल रहा है क्या होगा? ब्लैक इन कलर, एंड ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल्स। ध्यान रखना, क्या होता है? इनका कलर ब्लैक होता है, और इनको अपन क्या बोलते हैं? रेगुलर सॉइल्स भी बोलते हैं। ये अपना हुआ फर्स्ट पॉइंट। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। ये हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट, या फिर इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ ही लिख देंगे, ठीक है। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। कैसे बनती है? क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक मटेरियल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल इन द डेकन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट। डेकन प्लेटू इज मेड ऑफ लावा फ्लोस, ठीक है, ये अपना बन गया सेकंड पॉइंट। कहाँ पे होता है? डेकन ट्रैप में होता है। दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये सब रीजन्स है, ध्यान रखना, ये सब रीजन्स है, यहाँ पे क्या होती है? ब्लैक सॉइल होती है। थर्ड पॉइंट हो गया, ये फीचर्स मेन है अब, ठीक है। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल, ठीक है। ऊपर वाला 2 पॉइंट लिखे नहीं लिखे, ये पॉइंट लिखने ही है। क्या होता है? दे आर वेल नोन फॉर, ये अपना बना नेक्स्ट पॉइंट। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। क्या होता है? पानी को बहुत ज्यादा होल्ड करके रख सकते हैं, बहुत गीली मिट्टी होती है, ठीक है। इन एडिशन दे आर रीच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये अगला पॉइंट बना देंगे। इन एडिशन दे आर रीच इन न्यूट्रिएंट्स, अब उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? कैल्शियम होता है, कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और लाइम होता है, ठीक है, ये अगला पॉइंट। दिस soils are generally poor in phosphoric contents, they develop deep cracks during hot weather। अब गर्मी में क्या होता है? इनके अंदर देखा होगा, वो खेत में अपन पानी नहीं पिलाते हैं, मिट्टी के अंदर दरारें पड़ जाती है, ठीक है, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। ये दरारें पड़ती है, इसकी मदद से क्या होती है? मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से हवा घुस जाती है। दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। मतलब क्या होता है? स्टिकी होती है, यानी कि चिपचिपी होती है, ठीक है। और इनके ऊपर काम करने का होता है, मुश्किल होता है, जबकि जब तक इनके क्या करें? हल नहीं जोते, जैसे होता है ना, ट्रैक्टर लगा के इनको ऊपर नीचे करता है, रेती को, मिट्टी को, खेत फसल के बाद क्या करता है? ट्रैक्टर चलाता है ना खेत में, वैसे इनको क्या करना पड़ता है? बारिश से पहले करना पड़ता है। अगली बार पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल्स, ठीक है, ये पार्ट 2 खत्म, ठीक है। अगला है रेड एंड येलो सेल। रेड एंड येलो सेल क्या होती है? रेड सोइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन, कहाँ पे डेवलप होती है रेड सोइल? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स मतलब जो लावा वगैरह के रॉक्स होते हैं, ठीक है, मलबा वगैरह होता है ना, तो पहाड़ से निकलता है वहां पे। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे क्या होती है? रेनफॉल कम होती है। इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू, कहाँ पे होता है? डेक्कन प्लेटू पे। ये अपना क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट।
रेड सोइल कहाँ डेवलप होती है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे होती है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। इग्नियस रॉक्स पे होती है जहाँ पे क्या होता है, लो रेनफॉल होता है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ये होती है, यहाँ पे होती है रेड सोइल, ठीक है। फिर अगली चीज़ है येलो सोइल। येलो सोइल एंड रेड सोइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। कहाँ का होती है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड द प्री डोमिनेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। कहाँ पे होती है? वेस्टर्न घाट्स पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सेकंड पॉइंट करना था, वो था फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे अपन कर देंगे सेकंड पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट। These soils develop a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. अब क्या होता है? दिस सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर। रेडिश कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें क्या होता है? आयरन का डिफ्यूजन होता है, इसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, ठीक है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर इसी के अंदर अगर पानी आ जाए यानी कि हाइड्रेट हो जाए तो फिर इसका कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। अगली सॉइल है लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सोल का क्या होता है? लेटराइट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। लेटराइट किससे डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या है? लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? ब्रिक, ठीक है। तो इसका ये क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो लेटराइट सोइल हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate वेट एंड ड्राई सीजन। कहाँ पे होता है? डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। मतलब क्या होता है? क्या हुआ? पहले हुआ वेट सीजन यानी कि बारिश हुई, फिर क्या हुआ? सूखा पड़ा, बारिश हुई, सूखा पड़ा, बारिश हुई, सूखा पड़ा। ऐसे सीजन्स में क्या होती है? लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। इसमें क्या होता है? सॉइल किसका रिजल्ट है? ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से क्या होता है? लीचिंग हो जाती है। लीचिंग मतलब पानी भरा जाना मिट्टी में, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक। क्या होती है? एसिडिक होती है यानी कि इनका पीएच क्या होता है? 6 से कम होता है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स। ये एक इसका फीचर हो गया, ठीक है। लेटराइट सॉइल्स क्या होती है? मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक यानी कि क्या होती है? एसिडिक नेचर की होती है। और इनमें क्या होता है? जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्लांट वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं होते इनमें। अकरिंग मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स में होती है। वेस्टर्न घाट्स रीजन, ठीक है। कहाँ का होती है? वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, ठीक है। यहाँ पे होती है। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डेसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है? डेसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। इट इज ह्यूमस रिच। इसके अंदर क्या होता है? ह्यूमस बहुत सारा होता है। बट अंडर स्पार्स, यहाँ पर वापस नेक्स्ट पॉइंट, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इज जनरली ह्यूमस पुअर। ह्यूमस तो इसमें बहुत होता है, पर अगर क्या होता है? स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट, अगर इस तरीके का इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे क्या होता है? इनके अंदर ह्यूमस क्या होता है? कम हो जाता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑफ देयर लैंडस्केप। क्या होता है? इसमें इरोजन जल्दी होता है, जैसे आता है ना पानी के साथ बह जाती है मिट्टी, वैसे। तो इसमें क्या होता है? इरोजन आसानी से हो जाता है, डिग्रेडेशन भी हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू देयर पोजिशनिंग ऑफ द लैंडस्केप। आफ्टर adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. किसके लिए ग्रोइंग करने के लिए अच्छी होती है? टी और कॉफ़ी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। तो इसका आंसर क्या होगा? लेटराइट सॉइल। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। कैश्यू क्या होता है? काजू, ठीक है ना। काजू के लिए भी ये क्या होती है? अच्छी होती है। ध्यान रखना, ये पॉइंट आ सकता है एग्जाम में, एमसीक्यू में आ सकता है। सोइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। सोइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन कौन सी होती है? ब्लैक सोइल। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। अगली है एरिड सोइल। एरिड सोइल क्या होती है? एरिड सोइल क्या होती है? एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। क्या होती है? रेड से ब्राउन कलर का है, बीच में रेंज करती है। मतलब क्या होता है? रेड भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। कैसा होता है? सैंडी टेक्सचर होता है, मतलब रेत जैसा होता है, ठीक है ना। एंड सलाइन इन नेचर। सलाइन मतलब क्या होता है? बेसिक। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे। एरिड सोइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर।
इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेटिंग द वाटर। अब इन मिट्टी में क्या होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि नमक। सेलेन मतलब क्या होता है, खारा, ठीक है ना, सेलेन मतलब खारा होगा। तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है इन मिट्टी में। और कुछ कुछ रीजन्स में क्या होता है, इनको इनके अंदर से अपन नमक भी निकाल सकते हैं इन मिट्टी के अंदर से। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवोपरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ये कहाँ पे होती है, हाई टेम्परेचर के होने की वजह से, एवोपरेशन फास्टर होने की वजह से, और सॉइल सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस कम होता है और मॉइस्चर कम होता है। ठीक है, जैसे रेगिस्तान की मिट्टी होती, ठीक है, जैसे रेगिस्तान की मिट्टी होती है ना वैसे। द लोअर होरिजन्स ऑफ द सोइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर। अब इसके जो लोअर होरिजन्स होते हैं, ठीक है, जो अंदर की मिट्टी होती है उसके अंदर क्या होता है, कंकर होता है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। अब अंदर क्या होता है, कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, और कैल्शियम क्या होता है, टफ सब्सटेंस है, ठीक है, तो कैल्शियम जम के क्या बन जाते हैं, कंकर बन जाते हैं। ठीक है, द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब अंदर ये जो कंकर बनते हैं, ये क्या करता है, पानी को अंदर घुसने नहीं देते, तो मतलब पानी क्या होता है, फिल्टर नहीं हो पाता है इसकी वजह से। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। क्या होता है, प्रॉपर इरीगेशन के बाद ही ये सॉइल्स क्या होती है, कल्टिवेबल होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स बना बना के लिख लेना। अगली है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल नाम से पता चल रहा है कहाँ पे होती है, फॉरेस्ट में। ठीक है, तो कहाँ पे आते हैं, दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। कहाँ पे होते हैं, हिली और माउंटेनियस एरियाज में, जहाँ पे क्या होती है, सफिशिएंट रेन आर अवेलेबल, मतलब जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। द सोयल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट। अब अलग अलग पहाड़ के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से क्या होता है, टेक्सचर वेरी होता है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वेली स्लाइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होती है, चिकनी होती है, कहीं पे क्या होती है, कड़क होती है मिट्टी। ठीक है, अलग अलग नेचर के हिसाब से वेरी करती है। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद वेरी लो ह्यूमस कंटेंट। अब क्या होता है, स्नो कवर्ड एरियाज जैसे कि क्या होता है, हिमालयस। ठीक है, ये सॉइल क्या होती है, एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। क्या होता है, एसिडिक होता है, और इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट क्या होता है, कम होता है। These soils are found in the lower parts of the valleys, particularly in the river terraces and alluvial plains are fertile। ये हो गया इसका अगला पॉइंट। ये सारा पॉइंट याद रखना है, फीचर में आ सकते हैं। वॉट आर द फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, सब याद होनी चाहिए ये। अगला है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कन्वर्जन। सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल, मिट्टी का इरोजन क्या होता है, ठीक है, मिट्टी बहती कैसे, जैसे पानी से बह जाती है, हवा से बहती है, ये पढ़ेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। और सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को बचाना जरूरी क्यों है, ठीक है, मिट्टी के बिना तो पेड़ उग ही नहीं सकते, सॉइल कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सॉइल इरोजन, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, ऊपर लिख देना पट्टी पे क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल इरोजन, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन होगी, मतलब मिट्टी का हटना। सॉइल कवर क्या होता है, ऊपर जो मिट्टी होती है, ठीक है, धरती के ऊपर जो मिट्टी होती है उसका हटना, बहना। ठीक है, सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली। देख, सॉइल का फॉर्मेशन भी होता रहता है और सॉइल का इरोजन भी होता रहता है, एंड जनरली देयर इज बैलेंस बिटवीन द टू, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है, बैलेंस रहता है। समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब। अब कभी कभी क्या होता है, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन। ठीक है, जैसे अपन पेड़ काटते हैं तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, ढीली हो जाती है, तो फिर वो हवा पानी के साथ बह जाती है। ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज़्यादा अपन गाय भैंसों को वहाँ पे चरा देते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, मिट्टी ढीली हो जाती है। कंस्ट्रक्शन करते हैं तब भी मिट्टी क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, माइनिंग करते तो भी मिट्टी अफेक्ट हो जाती है, वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती है। वेल नेचुरल फैक्टर्स भी होता है, जैसे विंड, हवा की वजह से मिट्टी का उड़ना, ग्लेशियर, ठीक है, वाटर लेड टू सोयल इरोजन, पानी बाढ़ आ जाए तो वहाँ की मिट्टी सारी बह के चली जाती है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सोल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। गलीज क्या होता है, ध्यान रखना, आता है बोर्ड में। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सोल्स पे क्या होता है, पानी जब बहता है तो वो क्या करता है, कट बना देता है। ठीक है, डीप चैनल बनाता है, मतलब डीप दरार बना देता है अंदर अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, गलीज। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। बैड लैंड क्या होता है, जो अनफिट होता है कल्टिवेशन के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैड लैंड। इन चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस, और चंबल बेसिन में इसको क्या बोलते हैं, रेवाइंस भी कहते हैं। ठीक है, ये गली इरोजन का फोटो भी दे रखा है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। इन सच एरियाज द टॉप
सॉइल इज वॉश्ड अवे, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शीट इरोजन क्या होता है देख समझाता हूँ। अपने पास ये जैसे ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, इसके ऊपर क्या होता है, पेड़ उगा हुआ है, एक कोई एक पेड़ उगा हुआ है। अब इसके ऊपर की जो मिट्टी होती है, फर्स्ट लेयर की जो मिट्टी होती है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉप सोइल बोलते हैं। सबसे ऊपर की परत की मिट्टी को क्या बोलते हैं, टॉप सोइल होता है। जब ये मिट्टी बह के चली जाती है, इसकी एक ऊपर की पतली सी लेयर बह के चली जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। जैसे ये मिट्टी है, इसके ऊपर की एक पतली सी लेयर बह के जा रही है ना, तब अपन इसको क्या बोलेंगे, शीट इरोजन। शीट मतलब एक पतली सी चादर जैसी लेयर बह के जाना। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लेट ऑफ स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या होता है, जब हवा की मदद से बह के जाती है, उसको बोलते हैं विंड इरोजन। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। अब क्या होता है, गलत तरीके से खेती करने से भी मिट्टी बह के चली जाती है, फ्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। फ्लोइंग करते हैं अपन खेत में, अगर गलत तरीके से करें, अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फ्रॉम द क्विक फ्लो वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अगर सही तरीके से फ्लोइंग नहीं करते तो भी क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। Flowing along the counter lines can decelerate the flow of water down the slopes। और क्या होता है, काउंटर लाइंस मतलब अलग अलग लाइंस पे फ्लो करना, इसकी मदद से क्या होता है, वाटर का फ्लो स्लो डाउन होता है। और जैसे ही फ्लो स्लो डाउन होगा तो क्या होगा, मिट्टी अपनी बहेगी नहीं। दिस इज नोन एज काउंटर फ्लोइंग, इसी को अपन क्या बोलते हैं, काउंटर फ्लोइंग। ध्यान रखना, काउंटर फ्लोइंग भी आता है बोर्ड में, व्हाट इज काउंटर फ्लोइंग, ये सब टर्म्स आती है सॉइल इरोजन की, ठीक है। या तो एक नंबर वाले क्वेश्चंस में आती है या एमसीक्यू में आती है, ये सब टर्म्स ध्यान रखने वाली है। स्टेप्स कैन बी टेकन आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। अब स्लोप्स के ऊपर करते हैं अपन, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। स्लोप्स के ऊपर क्या होता है, टेरेस बनाते हैं। जैसे स्लोप्स है, जैसे ये स्लोप है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग टेरेस बनाऊंगा। यहाँ पे बना दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे अगला बना दिया टेरेस, यहाँ पे ऐसा दीवार टाइप होता है छोटी सी, इनको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्स इरोजन, इसकी मदद से क्या होता है, इरोजन नहीं होता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव बीन वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। अब हिमालयस और उधर तो क्या है, पहाड़ी है, तो उधर क्या है, बहुत अच्छे तरीके से होती है क्या, टेरेस फार्मिंग। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। लार्ज फील्ड को क्या होता है, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब क्या होता है, मैंने खेत उगाई, फसल उगाई, ठीक है, मैंने मतलब ये मेरा खेत है, यहाँ पे फसल उगाई। अब इसके अंदर क्या है, मैंने बड़ी बड़ी घासें लगा दी बीच में, ठीक है। जैसे बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, उनके बीच में छोटे छोटे पेड़ होंगे, तो ये क्या होगा, बड़े बड़े पौधे हवा को रोक देते हैं। तो इसका दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ द विंड। तो ये बड़े बड़े पौधे जो मैंने बीच में होगा, इसको क्या बोलता है, ये क्या करता है, हवा के इफेक्ट को रोक देता है। दिस मेथड नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। ये सब ध्यान रखना, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, काउंटर फ्लोइंग क्या होता है, ये सब आते हैं बोर्ड में। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। जब अपन शेल्टर लगाते हैं, रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट्स। दिस शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये सब हो गया सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के टाइप्स, ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया है।